अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हम क्रिप्स मिशन को देखेंगे। क्रिप्स मिशन और ये स्टार्ट होता है जी मार्च 1942। इस वक्त दूसरी जंग अजीम का आगाज हो चुका है और बरतानिया को थ्रेट मिल चुका है कि जो जापान है वो इस वक्त इन्वेड करने आ रहा है एशिया को और सारे एरियाज को। तो बरतानिया की जो हुकूमत है वो इस जो जंग अजीम के तीन बड़े पार्टनर्स हैं जिनमें जापान है, और जर्मनी है और इटली है। इन तीनों के अगेंस्ट एक अलायंस बना चुकी होती है जिसमें अमेरिका और जिसमें फ्रांस और रूस होते हैं। तो ये इस दौरान एक इवेंट होता है क्रिप्स मिशन, यानी बरतानिया हुकूमत जो है वो अपना एक मिशन भेजती है इंडिया की तरफ ताकि वहां पर वो लोग क्या कर सकें। वो लोग इंडियन जो मिलिट्री है, इंडियन ट्रूप्स हैं, उनको अपनी फेवर में ले सकें और फिर जो है अपने जो है सिक्योरिटी और पर्सपेक्टिव वार में विन कर सकें। और अल्टीमेटली और ये भी बात की जाती है इस मिशन के अंदर कि जब जंग खत्म होगी तो हम आपके साथ सेटलमेंट करेंगे और आपको इंडिपेंडेंस की तरफ लेकर चलेंगे। तो चलिए जरा स्टैनफोर्ड क्रिप्स को मिशन को देखते हैं। The arrival of Cripps, Stanford Cripps. And draft declaration. अब जरा इस मिशन के अंदर जी दिल्ली में ये स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो है 23 मार्च 1942 को आता है और डिस्कशन स्टार्ट होती है इंडियन लीडर्स के साथ। और ये रातों रात बैठकर एक जो है प्लान बनाते हैं, लेकिन उसका नतीजा कोई नहीं। इस ड्राफ्ट के अंदर कुछ बातें की जाती है और प्रॉमिस किया जाता है कि जब ये जंग खत्म होगी, दूसरी जंग अजीम, तो हमें आपके साथ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और इंडियन स्टेट्स जो है मतलब उनको पूरा राइट दिया जाएगा कि वो बाद में चलते हुए अपनी इंडिपेंडेंस की बात कर सकते हैं। इसके अंदर ये भी बात की जाती है कि ये जो है कानून साजी जो है वो बाद में जो असेंबली होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो बाद में फ्यूचर इंडिया की जो आइन बनेगा उसकी इक़्तिदार भी रखेगी। और उसके साथ साथ ये भी प्रोवाइड किया जाता है कि जो सूबे होंगे या रियासत होगी वो एक आज़ाद रियासत और एक आज़ाद सूबे होंगे। अगर वो चाहें तो इस जो है जो सीज पार्टी जो हिस्सों में बटेंगे उनका पार्ट बनना चाहें तो बने, अदरवाइज वो अलग रह सकते हैं। यानी कि जो प्रोविजन ये रखा गया कि जो सूबे हैं या कुछ जो रीजन्स हैं जो इस यूनियन का हिस्सा नहीं बनाना चाहते, उनके पास फुल अथॉरिटी है कि वो अलहदा रह सके। और फिर ये भी बात इसके अंदर की गई। अब जरा इसकी क्रिटिकल एनालिसिस की बात की जाए तो ये जो क्रिप्स मिशन था बेसिकली ये शॉर्ट टर्म एक प्लान था जिसके अंदर सेल्फ डिफेंस की बात की गई थी। यानी बरतानवी सरकार ने एक फुल जिम्मेदारी ली थी कि हम जो है इंडियन जो है वो बेसिकली नेवल फोर्स, मिलिट्री फोर्स और एयर फोर्स और उनकी सिक्योरिटी, इंडियन की सिक्योरिटी की हम जिम्मेदारी लेंगे और इंडिया जो है उसको डील किया जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। और उनको जो डिफेंस होगा, इंडियन डिफेंस, वो डिफेंस सिस्टम कंप्लीटली जो है वो बरतानवी सरकार के अंडर होगा।
अब जरा इस ड्राफ्ट डिक्लेरेशन के अंदर कुछ जो है अगर हम बात की जाए, कुछ चीजें नोटिस में लाई गई। तो पहले तो ये था कि ये डिक्लेरेशन ये कहती थी, दो हिस्सों में ये डिक्लेरेशन बात कर रही है कि फ्यूचर इंडिपेंडेंस इंडिया का क्या होगा। लेकिन ये दो चीजों पे, फ्यूचर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इंडिया किस तरह आगे जो है वो इंडिपेंडेंट होगा, किस तरह सूबे और जो है यूनियन बंटवारा होंगे। उसके बाद न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस फ्रेमवर्क पर बनेगी। यानी देखिए क्रिप्स मिशन के अंदर ये दो बड़े अहम मौजू है। उसके बाद अगर हम इसके बात की जाए कि इस पे ये भी बात की गई कि ये जो डिक्लेरेशन है इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई पॉलिसी चेंज होगी, बल्कि वो कहते हैं कि ये वही पॉलिसी थी, ये वही पॉलिसी थी। इससे पहले हमने देखा कि अगस्त ऑफर 1940 पे भी ये डिमांड रखी गई थी। लेकिन इस वक्त जो है, क्योंकि हमने देखा कि दूसरी जंग अजीम जो है वो अपने अरूज पर है, और इस वक्त ये बात थोड़ी कंक्रीट और कंस्ट्रक्टिव हो चुकी है कि फ्यूचर में इंडिया का डोमिनियन स्टेटस, यानी राइट दिया जाएगा इंडिया को, कौन सा डोमिनियन स्टेटस का, वो क्लियर कर दिया गया यहाँ पर। पहले वो कंक्रीट नहीं था, अब क्लियर की बात। अब प्रैक्टिकल मेथड्स की बात हो रही है, एग्रीमेंट्स की बात हो रही है कि किस तरह फ्यूचर में इंडियन को कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी दी जाएगी और किस तरह जो है वो इंडिपेंडेंस की बात की जाएगी। उसके बाद इसके अंदर ये भी बात रखी गई कि ये बेसिकली जो है वो वार कैबिनेट, यानी जंग के दौरान जो कैबिनेट है उसका डिसीजन है। यानी इस दौरान आप कोई भी और न्यू पॉलिसी तो ला ही नहीं सकते। You can't change anything in the politician system, in the imperial council legislative system, everything. These events will prevail after the end of war, not before the war, not middle in the middle of the war. ठीक है, यानी you can't change out, यानी constitutional changes, no major constitutional changes during war। ये बात हो गई। अब इसके अंदर इंडियंस का रिएक्शन क्या था। अब रिएक्शंस अगर देखें तो इंडियंस ने कहा, कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया। क्यों? वो कहते हैं कि गांधी ने कहा कि अब वक्त गुजर चुका है, इट वाज पोस्ट डेटेड चेक, यानी गांधी ने इसको कंप्लीटली डिनाई किया और उन्होंने कहा कि अब जो है वक्त गुजर चुका है, और आप जब आपकी एम्पायर टूटने पर है और आप इसलिए यू आर गोइंग टू नीड आवर सपोर्ट। इट वाज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ फाइनेंस बैंक, यानी गांधी ने इसको कंप्लीटली अपॉइंट किया। मुस्लिम लीग ने क्या कहा? मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट किया, लेकिन मुस्लिम लीग ने कहा क्योंकि इसमें डिड नॉट कंसीड, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही थी। क्योंकि लाहौर रेजोल्यूशन में हमने पढ़ा कि उन्होंने पाकिस्तान का मुतालबा कर चुका था, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस बार इसलिए रिजेक्ट किया कि हमें अब जो है इसमें पाकिस्तान की बात नहीं है, इसलिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं। पाकिस्तान मूवमेंट के कुछ सपोर्टिंग स्टांस यहीं से स्टार्ट होती है। पाकिस्तान मूवमेंट का आगाज इस क्रिप्स मिशन के बाद किस तरह से होता है कि मुस्लिम जो है वो इस वक्त राजी नहीं थे, नॉट रेडी टू लिव इन डोमिनियन इंडिया। मुस्लिम्स ने डोमिनियन यूनियन, उन्होंने कहा अब हम इंडियन यूनियन के अंदर नहीं रह सकते, क्योंकि हम एक माइनॉरिटी बन चुके हैं और माइनॉरिटी कभी भी जो है वो मेजोरिटी के साथ जो है मिलकर नहीं चल सकती, क्योंकि मेजोरिटी हमेशा रूल करती रही। और प्रपोजल जो बात किए गए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी जो है वो एक इंडियन होल की बात की। देखिए यहाँ पर एक इंडिया एज अ होल की बात है, क्योंकि उन्होंने, मुस्लिम लीग ने तो इस बात पर रिजेक्ट कर दिया कि इसमें पाकिस्तान की बात ही नहीं की गई।
तो इसलिए उन्होंने इस बात को डिनाई किया कि हम क्रिस्पेशन के बाद में नहीं है। बाद में ये भी डिसाइड किया गया, इट वाज फॉर द स्टेट्स टू डिसाइड वेदर टू ज्वाइन और नॉट। यानी वो कहते थे कि लीग इस बात को फेवर तो करती थी, लेकिन वो क्लियर नहीं था कि कौन से रीजन्स और कौन से एरियाज जो ज्वाइन करेंगी। और इस प्रपोजल के अंदर ये भी बात नहीं की गई कि यानी अगर ये रीजन आज़ाद रहते हैं, ये सूबे आज़ाद रहते हैं, तो इनके बीच में अगर इन फ्यूचर कोई डिसएग्रीमेंट आ जाता है तो वो कैसे रिजॉल्व होगा। ये कुछ रिएक्शंस थे जो कि उन्होंने हाईलाइट किए कि इसके अंदर भाई एक तो पाकिस्तान का नाम नहीं है, दूसरा ये इंडिया की एक एज अ होल की बात कर रहे हैं, और रीजन कौन से इंडिपेंडेंट रहेंगे और इन फ्यूचर वो किस तरह अगर उनके बीच में कोई मसाइल होता है। ये मेजर रीजंस थे क्रिप्स मिशन को कंप्लीटली रिजेक्ट करने के पीछे। अब जरा आगे आते हैं। 3 जून प्लान, जो कि पाकिस्तान की आज़ादी का सबब बनता है, ये वो एक्ट है जिसको हम इंडिपेंडेंस आज़ादी का एक्ट भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, तो ये इंपॉर्टेंट एक्ट आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वायसराय बरे सगीर के, दोनों इंडिया और पाकिस्तान के। बाद में तो वो इंडिया के रहे कुछ अर्सा। दिल्ली आते हैं जी 24 मार्च 1947 को। और ये किस लिए आते हैं कि जो पूरा बकाया ट्रांसफर ऑफ पावर है इसको कंप्लीट कर सके। यानी ये जो बरतानिया सरकार है इससे पावर लेकर इंडिया को दिया जाए पावर ट्रांसफर के लिए, और कुछ इंडियन लीडर्स के साथ कंसल्टेशन भी हो जाए। इस वक्त सिचुएशन क्या थी पहले तो आपको पता होना चाहिए। बरसगीर में आज़ादी के कुछ वक्त पहले 1947 में सिचुएशन क्या थी। इस वक्त सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी थी कि कोई जो सेंट्रल कैबिनेट थी वो डिवाइडेड थी। सेंट्रल कैबिनेट भी डिवाइडेड हो चुकी थी। यानी हमने देखा कि पंजाब में, यहाँ अगर पंजाब है, अगर देखें ये पंजाब है, तो यहाँ पर यूनियनिस्ट गवर्नमेंट है। और ये अगर हम नॉर्थ वेस्ट कर लें तो यहाँ पर हमें देखें पंजाब में किसकी गवर्नमेंट है, यूनियनिस्ट गवर्नमेंट। और इसको थ्रेट किससे है, यहाँ पर अटैक मुस्लिम से है इनको। यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में किसकी गवर्नमेंट है, मुस्लिम की गवर्नमेंट है, लेकिन थ्रेट किससे है, यहाँ पर इंडियन सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को लॉन्च कर चुके हैं। यानी ओवरऑल हम बात कर सकें तो इस वक्त बरसगीर के अंदर कम्युनल क्राइसिस बढ़ चुके हैं, हिंदू मुस्लिम क्राइसिस रीच पर पहुंच चुके हैं। और जगह जगह हमें प्राइवेट आर्मीज जैसे सिखों की आर्मीज और जो है हिंदूज की आर्मीज हमें राज्यसभा और बहुत सारी पार्टीज हमें नजर आ रही हैं जो कि इस वक्त जो है अपने जुल्म सितम राज कर रही हैं पूरे मुल्क के अंदर। इस वक्त ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी डिवाइड हो चुकी है। यानी सिविल सर्विसेज भी हिंदू मुस्लिम राइट्स पर डिवाइड हो चुकी है। यानी ब्रिटिश जो ट्रूप्स हैं उनको कोई भी पावर नहीं है कि वो इन मसाइल को हल कर सके, और इंडियन आर्मी जो है वो भी इस वक्त कंप्लीटली कोलैप्स हो चुकी है। माउंटबेटन आते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉक्स इंडियन लीडर्स के साथ, कांग्रेस और जो है मुस्लिम लीग के साथ और सिख लीडर्स के साथ। लेकिन जो फाइनल ड्राफ्ट होता है वो जी उसके अंदर कुछ मसला हो जाता है कि माउंटबेटन जो है वो, यहाँ पर एक बंदा था जो कि माउंटबेटन की कैबिनेट का ही था, वीपी मेनन जिसको कहते हैं। अब वीपी मेनन जो है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस बंदा था कांग्रेस के साथ। तो इसने नेहरू के साथ और गांधी के साथ बैठकर जो है वो
जो डिक्लेरेशन किया कि पाकिस्तान और इंडिया की इंडिपेंडेंस एरिया ये बनेंगे, ये पाकिस्तान का बनेगा, वो उन्होंने जो है कंप्लीटली जो है ये एक्ट जो बनाया था वो फेवर में हिंदूज के बना दिया और पाकिस्तान को डिप्राइव कर दिया। यानी 3 जून 1947 को बरतानवी सरकार ने ये एक्ट पास कर दिया कि अब जो है वक्त आ गया है इस बड़े सगीर की आज़ादी की जाए, पार्टीशन ऑफ इंडिया 2 हिस्सों में। लेकिन अभी भी जो है ये जो एक्ट है वो फेवर में नहीं बनाया गया पाकिस्तान की। तो अब जरा आगे चलते हैं कि जी 3 जून प्लान है क्या, देख ले। तो प्लान जो है जी इसमें ये बात नहीं की गई थी कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स क्या होंगे इन फ्यूचर। बेसिकली इसने वो प्रोसीजर्स प्रोवाइड किए जिनको देखते हुए जो लोगों के, वहाँ के एरिया के लोगों के, मेजोरिटी के और माइनॉरिटी के एरिया के लोगों के जो विशेस थी उसके अकॉर्डिंगली उसमें बातें की गई। जैसे कि अब जरा बात क्या की गई कि कौन से एरियाज बनेंगे, पाकिस्तान बनेंगे, कौन से एरियाज हिंदुस्तान बनेंगी, जरा देख लेते हैं जी। अब देखें इस वक्त बंगाल और पंजाब के अंदर मसला हो जाता है। ये बंगाल, ये पंजाब। अब जी यहाँ पर ये सिंध, अब मसला देखिएगा, बड़ा मसला हो रहा है यहाँ पर। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब जी सिंध वालों ने तो वोटिंग कर ली और वोटिंग के थ्रू उन्होंने कहा कि अब 2 असेंबली दें, एक ओल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और एक न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसको हम कहते हैं जी, ओल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम कहते हैं इंडिया और न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कहते हैं जी पाकिस्तान। अब इन सूबों को कहा गया कि अब आप इनमें से किसी को भी वोट करें या ज्वाइन कर लें अगर आप नई यूनियन का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो सिंध असेंबली ने कहा कि भाई हम बनेंगे पाकिस्तान का हिस्सा, कंप्लीटली वोटिंग हुई और सिंध बन गई पाकिस्तान का हिस्सा। अब जरा आते हैं जी बंगाल और पंजाब के अंदर। अब बंगाल और पंजाब के अंदर मसला होता है क्योंकि जी बंगाल और पंजाब के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज भी हैं और हिंदू मेजोरिटी एरियाज भी हैं, लेकिन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा जो है मुस्लिम्स की है। लेकिन इस वक्त कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि कोई मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ये डिमांड करे या वोट करे कि कंप्लीटली वो एरिया हमारे अंडर आ जाए। लेकिन अगर एक जो पार्ट है लेजिस्लेटिव असेंबली का वो वर्डिक्ट देता है कि हमें पार्टीशन चाहिए, तो प्रोविंसेस को ये राइट है कि वो प्रोविजनली डिवाइड कर सकते हैं। उन्होंने कहा बंगाल और पंजाब को 2 हिस्सों में डिवाइड करो, एक हिंदू मेजोरिटी, मुस्लिम मेजोरिटी और हिंदू माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी और ये जी मेजोरिटी में बंगाल और पंजाब को अलग कर दो। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि अब उसके बाद जो है हम बाउंड्री डिमार्केशन करेंगे और दोनों सूबों को उसकी जो है प्रोविंस की अगर हम देखेंगे पॉपुलेशन कितनी है मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स की, उसकी बेसिस पर जो है वो हम अलहदगी कर लेंगे। अब देखिए जैसे सिंध में मैंने बात की कि सिंध में एक 26 जून को वोटिंग हो रही है। कब हो रही है? 26 जून को। अब जब ये वोटिंग हो रही है तो पाकिस्तान की फेवर में 30 वोट आते हैं पाकिस्तान की फेवर में और 20 जो है वो इंडिया की, यानी यहाँ पर कंप्लीटली पाकिस्तान में सिंध असेंबली ने ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में जो है जी एक शाही जिरगा बैठता है और कोयटा म्यूनिसपैलिटी के लोग होते हैं शाही जिरगा और कोयटा म्यूनिसपैलिटी।
कोयटा म्यूनिसिपैलिटी और शाही जिरगा। अब ये दोनों फेवर करते हैं कि भाई हम बनेंगे पाकिस्तान, तो ये बन गए जी पाकिस्तान के एरिया के अंदर। फिर जी NWFP यानी हमारा आज का KPK, यहां पर जी दो हिस्से हैं। गवर्नमेंट इस वक्त NWFP के अंदर कांग्रेस की है, यानी KPK आज का गवर्नमेंट KP की है। कहाँ जा रही, एक सेकंड। अच्छा जी, तो जी यहाँ पर NWFP के अंदर अगर आप देखें तो दो बातें हो रही हैं कि ज्वाइन करें ओल्ड सिस्टम को या ज्वाइन करें न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। अब खान गफार साहब कहते हैं कि जो हमें एक और वोट दे दो, नया सिस्टम। वो कहते हैं कि पख्तूनिस्तान बना दो, हमें तीसरी ऑप्शन दे दो, हम इंडिया पाकिस्तान में नहीं, हम पख्तूनिस्तान बनाना चाहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान कहते हैं। लेकिन वाइसरॉय ओवर रूल्ड कर देता है कि ये नहीं होगा भाई, कोई पख्तूनिस्तान नहीं बन रहा। तो बाद में फिर NWFP के अंदर रेफरेंडम हो रहा है। इस रेफरेंडम के अंदर जो है फिर वोटिंग हो रही है पाकिस्तान और इंडिया की। अब इसके यहाँ पाकिस्तान को वोट पड़ रहे हैं 289,244, 28,92,044, 28 कह रहे हैं कि हम ये हो जाएगा 2,89,244, और यहाँ पर बनते हैं 2,874 वोट्स। तो ये बन गए जी हिस्सा बन गया पाकिस्तान का NWFP इस तरह वो रेफरेंडम होकर। फिर बंगाल और पंजाब के अंदर क्योंकि मसला था, क्योंकि बंगाल और पंजाब के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन वो वाइसराय कहते हैं कि आपने तो इस बात, जब लाहौर रेजोल्यूशन थी तो आपने कहा था कि मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज ही हमारा हिस्सा बनेंगे, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि कम्प्लीटली बंगाल और पंजाब हमारा बन जाए। तो ये तो नहीं मुमकिन है। लेकिन फिर भी मुस्लिम रेजिस्टेंस थी। हालांकि बंगाल और पंजाब के अंदर जो है जो माइनॉरिटीज थे, हिंदू से, उन्होंने वोटिंग करके रेफरेंडम करके अपनी सेपरेशन बात की थी, लेकिन बाद में फिर बंगाल और पंजाब असेंबली ने उसको रद्द कर दिया और कम्प्लीटली यूनाइटेडली होकर वो डोमिनियन स्टेटस ऑफ पाकिस्तान के अंदर आ गए। इसी तरह रेफरेंडम हमें सिलेट में भी नजर आता है, और सिलेट में भी जो है वो रेफरेंडम जो है वो फेवर ऑफ पाकिस्तान में आता है। तो दिस वाज द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान टुडे। आज हमने जो है पाकिस्तान की आज़ादी तक के ऑप्शंस को पढ़ लिया, टॉपिक्स को पढ़ लिया जो सिलेबस में है इम्पोर्टेंट। अब जी हम जो न्यू कमिंग टॉपिक्स हैं उसको इंशाल्लाह देखेंगे।